तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पिल टू स्किल में। आज का ये लेक्चर एट्रोपिन का आखिरी लेक्चर होने वाला है जिसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखने वाले हैं एट्रोपिन के। इसके साथ साथ ये लेक्चर जो है एंटी मुस्कैरिक ड्रग्स का भी आखिरी लेक्चर होने वाला है जिसमें हम कुछ अलग ड्रग्स के बारे में कंपैरिजन करेंगे एट्रोपिन के साथ, जैसे स्कोपोलामीन के बारे में देखेंगे, टायरेनजीपाइन पैरेनजीपाइन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। और जो हम तीसरा ड्रग के बारे में जो आज देखने वाले हैं वो है डाइसाइक्लोमीन। तो ये चार टॉपिक आज हम इस वीडियो में निपटाने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एट्रोपिन, स्कोपोलामीन, टायरेनजीपाइन पैरेनजीपाइन और डाइसाइक्लोमीन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम देखने वाले हैं एट्रोपिन की वो है ग्लूकोमा में की। ग्लूकोमा में भी स्पेशली एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। आप सबको एक बात याद होगी कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में कि ग्लूकोमा जो होता है उसमें बेसिकली इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज है वो रुक जाता है। एक्वस ह्यूमर जो ड्रेन होता है आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि एक्वस ह्यूमर जो है ये कॉर्निया और आइरिस के बीच में ट्रैबेकुलर मैशवर्क होता है, उस वहाँ से ये ड्रेन होता है। अब अगर सपोज किसी पेशेंट में किसी मरीज को ग्लूकोमा की कंडीशन है और आप उसमें एट्रोपिन उनकी बॉडी में आप देते हो, तो एट्रोपिन क्या करता है आपको याद है? एट्रोपिन जो है प्यूपल डायलेशन करेगा, जो प्यूपल है उसको डायलेट कर देगा। डायलेट करने से जो एंगल है, फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। ये जो है आपका कॉर्निया हो गया, ठीक है, और ये जो चीज़ हो गई ये आइरिस हो गई। तो ये जो एंगल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैबेकुलर मैशवर्क होता है। ये एंगल में आपके ट्रैबेकुलर मैशवर्क होता है जिससे आपका जो एक्वस ह्यूमर ये आता है और यहाँ से ड्रेन हो जाता है। अब जब आप प्यूपल डायलेट कर देंगे तो ये जो आइरिस है ये इसके और पास चला जाएगा जिससे ये एंगल जो है और कम हो जाएगा। और जब ये एंगल और कम हो जाएगा तो जो एक्वस ह्यूमर है जिसका ड्रेनेज में दिक्कत आ रही थी, ट्रैबेकुलर मैशवर्क के थ्रू जिसकी ड्रेनेज में दिक्कत आ रही थी, वो ड्रेनेज और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज था वो इस एट्रोपिन की एडिशन से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ग्लूकोमा का जो केस है वर्सन हो जाएगा। तो पहली कंडीशन जिसमें हमने एट्रोपिन के बारे में सीखा, कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें एट्रोपिन नहीं देनी चाहिए, वो है ग्लूकोमा, वो भी स्पेशली एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। दूसरी चीज़ जिसमें एट्रोपिन हम नहीं देते हैं वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। ये क्या चीज़ है? इसका मतलब जो है इसके नाम में ही छुपा हुआ है। बिनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस, नॉन कैंसरस। प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड। और हाइपरप्लाजिया, हाइपरप्लाजिया का मतलब होता है इंक्रीज इन सेल नंबर, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का सेल का नंबर इंक्रीज होना, जो कि नॉन कैंसरस है। कैंसर की वजह से नहीं हो रहा इंक्रीज, किसी और रीजन की वजह से हो रहा है, लेकिन प्रोस्टेटिक ग्लैंड के सेल्स का नंबर इंक्रीज होना, यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि प्रोस्टेटिक ग्लैंड का साइज इंक्रीज होना। अब आप सबके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड की बात कर रही है, एट्रोपिन में तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं कि प्रोस्टेटिक ग्लैंड पे काम करता हो, तो ये कैसे कॉन्ट्राइंडिकेट है एट्रोपिन जो है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमारा यूरेथ्रा होता है, इस यूरेथ्रा के आसपास जो है पूरा गोल गोल में, ये बीच में आपका यूरेथ्रा है और इसके आसपास जो है ऐसे गोलाई में प्रोस्टेटिक ग्लैंड होता है। जब इसका साइज इंक्रीज होगा तो ये यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगा। देखो इधर देखो, ये आपका यूरेथ्रा की ट्यूब है, ठीक है,
और ये आपका ग्लैंड के वॉल है, ठीक है। जब इसका साइज इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, ये देखना ध्यान से देखो, ये आपकी ट्यूब हो गई और ये कंप्रेस कर दिया, ये साइज इंक्रीज हो गया ना इसका, प्रोस्थेटिक ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो गया तो ये जो यूरेथ्रा है वो कंप्रेस हो गई। इस कंप्रेस होने से क्या होता है, मिक्सचुरेशन में दिक्कत होती है, मिक्सचुरेशन मिक्सचुरेशन में दिक्कत होती है, यूरिन पास सही से नहीं हो पाता है। अब एट्रोपिन के बारे में हम जानते हैं कि ये यूरिनरी रिटेंशन कराता है, जो यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स है उसको डायलेट करेगा, यूरेथ्रल स्पिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करके रखेगा जिससे यूरिन पास नहीं होगा। अब एक तो ऑलरेडी बेंजाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लाजिया में यूरिन, देखो यहाँ पे कितना बढ़िया डायग्राम भी बना हुआ है, ये देखिए, ये पूरा जो है, ये देखिए, ये ट्यूब जो है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, कौन सा लूँ, लेट्स सी ग्रीन। देखो पहले यूरेथ्रा, आप ये सॉरी, ये आप यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, और ये जो आपका है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसमें ये देखो कैसे ट्यूब जो है, यूरेथ्रा जो है फुली ओपन है, मस्त बढ़िया तरीके से यूरिन ऐसे पास हो रहा है। इस कंडीशन में देखो जब हाइपोप्लासिया हुआ, देखिए ये नैरो हो गई, ये यहाँ से नैरो हो गई, दिख नहीं रहा होगा, दूसरा कलर लेता हूँ मैं, रेड ले लेता हूँ, ये यहाँ से ऐसे देखो नैरो हो गई, यहाँ कितनी बड़ा है, कितनी बड़ी ट्यूब है, ये देखो, और यहाँ पे छोटी छोटी सी हो गई, पतली पतली सी हो गई, जिसकी वजह से यूरिन जो है सही से पास नहीं हो पा रहा है। तो एक तो एट्रोपिन जो है ऑलरेडी यूरिनरी डिटेक्शन कराता है, ऊपर से ट्यूब भी नैरो हो गई है बेंजाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लासिया की वजह से, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन और बढ़ जाता है। समझ में आई बात? तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि बेंजाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लासिया में भी हम एट्रोपिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इससे यूरिनरी रिटेंशन का इंक्रीज हो जाता है। अगली चीज हम बात करते हैं इलियस के केस में। इलियस ऐसे मैंने पहले बता रखा है तो इलियस होता क्या, पहले जैसे मैंने बता रखा है, इलियस का मतलब होता है लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस एक्टिविटी, जो इन स्मॉल इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस की एक्टिविटी होती है उसका लॉस हो जाना। अब जो एट्रोपिन है, जो एट्रोपिन है वो जीआईटी की मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। एट्रोपिन जो है वो जीआईटी की मोटिलिटी जो है उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। कैसे करता है, स्मूथ मसल्स होते हैं इंटेस्टाइन में, उसको रिलैक्स कर देगा तो जीआईटी की जो मोटिलिटी है, इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और इलियस में तो पहले से ही मोटिलिटी जो है, जो पेरिस्टालसिस एक्टिविटी है वो लॉस हो रखी है, तो इसलिए भी हम इलियस में नहीं देते हैं। इससे क्या है, दिस रिजल्ट्स इन मोर डिक्रीज या फिर लॉस कह दो ऑफ पेरिस्टालसिस एक्टिविटी। यहाँ पे मैं आप सबकी नज़रों में एक बात पेश करना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हमने पहले देखी थी, एक होती है एसिटाइलकोलिन और एक है एट्रोपिन। एक है कोलिनर्जिक, एक है एंटी कोलिनर्जिक। यह है मुस्कारेनिक एगोनिस्ट, यह है मुस्कारेनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन जो है वो जीआईटी की मोटिलिटी, या फिर जो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, मैं टेबल बना देता हूँ, उससे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक, ये लो देखो, लेट्स मेक अ टेबल, यहाँ पे ब्लैक ले लो, दिख नहीं रहा, एक टेबल बनाता हूँ मैं, ये है एसिटाइल कोलिन और ये है एट्रोप। अगर हम बात करते हैं जीआईटी में, अगर हम बात करते हैं जीआईटी में, तो एसिटाइल कोलिन जो है जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज करेगा, मोटिलिटी जो है इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा।
इसलिए आपको याद होगा मैंने आपको बता रखा है कि एसिटाइलकोलिन जो है पैरालिटिक एलियस के केस में दिया जाता है, तो कि ये जीआईटी की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है और एट्रोपिन डिक्रीज करता है। लेकिन वही बात अगर हम लंग्स में करें, लंग्स की जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं, लंग्स की जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, लंग्स की जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं, उनमें क्या करता है एसिटाइलकोलिन जो है मोटिलिटी कम कर देता है। ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा एसिटाइलकोलिन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्रोंकियोस्पाज्म करेगा और एट्रोपिन जो है उसको रिलैक्स करेगा। आप समझ रहे हैं ना, एट्रोपिन जो है इसको रिलैक्स करेगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं जिसमें अक्सर कन्फ्यूजन आ जाती है कि जीआईटी में एट्रोपिन क्या करता है और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में एट्रोपिन क्या करता है। लेकिन बात बहुत सिंपल सी है कि जीआईटी में एट्रोपिन जो है स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगा, जिससे मोटिलिटी कम हो जाएगी, यानी मोटिलिटी बढ़ जाएगी, सॉरी मोटिलिटी कम हो जाएगी, और एसिटाइलकोलिन में मोटिलिटी बढ़ जाएगी। और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में क्या करेगा एट्रोपिन जो है उसको भी रिलैक्स कर देगा। दैट सिंपल, यानी कि दोनों केस में, दोनों की स्मूथ मसल्स में एट्रोपिन जो है वो रिलैक्स ही करेगा, जिससे इसकी जो मोटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और इसकी मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में, अगर आपकी इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, अगर आपकी इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, कोई चीज़ है जो अटक गई है, या फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी बॉडी में काफ़ी कॉइल्ड स्टेज में होती है, तो अगर उसकी ना अनयूजुअल कॉइलिंग हो गई है ना, इम्प्रॉपर कॉइलिंग किसी वजह से हो गई है, तो उसमें भी हम एट्रोपिन नहीं देते, एट्रोपिन हम नहीं देते। इसमें भी बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में भी ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट का रुक जाता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है वो रुक जाती है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। अब इसमें अगर हम एट्रोपिन दे देंगे तो ये पेरिस्टालसिस और रुक जाएगी, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन और ख़राब हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको और याद दिला दूं कि बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में हम एसिटाइलकोलिन भी नहीं देते। आपके दिमाग में ये आया होगा कि जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्यों ना इसकी मोटिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, हम उसमें भी नहीं दे सकते क्योंकि उससे भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इंटेस्टाइन रप्चर हो सकती है, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अगली चीज़ें हम बात करते हैं वो है एट्रियल फिब्रिलेशन की। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि ऐसे नोड की अनयूजुअल या फिर इरेगुलर फायरिंग, ऐसे नोड की इरेगुलर फायरिंग। इससे क्या होता है, ऐसे नोड की इरेगुलर फायरिंग का मतलब है कि जो हार्ट बीट है, जो हार्ट बीट है, जो हमारे दिल की धड़कन है, जो हमारे दिल का पेस होता है, दिल धड़कने का जो पेस होता है वो इरेगुलर हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। इसको हम इस डिटेल में समझते हैं कि जो बेसिकली होता है क्या है कि हमारे हार्ट में क्या होता है, ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, जो उसको एवी नोड में भेजता है, फिर एवी बंडल में भेज देता है, फिर ये एवी बंडल से इम्पल्स जो है पुरकिंजी फाइबर्स तक स्प्रेड हो जाते हैं वेंट्रिकल्स में। अब अगर ऐसे नोड ही इनरेगुलर फायरिंग कर रहा है, ठीक है, जो इसका नॉर्मल पेस है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्प्रेड करने का, वो नहीं कर पा रहा है, वो सही से नॉर्मल पेस पे नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से एक तो एट्रिया जो है अनयूजुअल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब एट्रिया अनयूजुअली कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसके साथ साथ वेंट्रिकल्स भी अनयूजुअली कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब जब वेंट्रिकल्स ही अनयूजुअल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उससे हार्ट बीट भी अनयूजुअल हो जाएगी। अब क्योंकि एट्रोपिन जो है, अब जो एट्रोपिन जो है वो टैकीकार्डिया कॉज करता है, मतलब हार्ट बीट इंक्रीज करता है। अब एट्रियल फिब्रिलेशन में एक तो पहले से ही हार्ट बीट में दिक्कत है, हार्ट बीट वैसे अनयूजुअल चल रही है, यानी तेज चल रही है, हार्ट बीट पहले से ही तेज चल रही है, और एट्रोपिन जो है हार्ट बीट को और तेज कर देगा,
तो जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन में भी हम एट्रोपिन को नहीं देते हैं। अगला कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है चिल्ड्रन में, बच्चों में, बच्चे, चाइल्ड। कौन से? लेस देन 6 मंथ्स, लेस देन 6 मंथ ऑफ एज के बच्चों में भी हम एट्रोपिन नहीं देते हैं अगर उनको फीवर है। और वैसे भी नहीं देते हैं क्योंकि साइड इफेक्ट ज़्यादा है, तो वैसे भी नहीं देते हैं कि अगर स्पेशली फीवर है 6 मंथ के बच्चों में भी, 6 मंथ से छोटे के बच्चों में, तो उसमें एट्रोपिन नहीं देते हैं। क्यों? एट्रोपिन जो है वो स्वेट डिक्रीज करता है, स्वेट डिक्रीज होगा जिससे क्या होगा? हाइपोथर्मिया, जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी स्किन टेम्परेचर है, वो इंक्रीज होगा, और फीवर में भी हाइपोथर्मिया होता है। तो इस वजह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एट्रोपिन जो है चिल्ड्रन में फीवर है। एल्डरलीज में देख ले जाए तो एल्डरली में भी हम एट्रोपिन का इस्तेमाल नहीं करते, एल्डरली में भी एट्रोपिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्पेशली डरमेंशिया के केस में तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डरमेंशिया का मतलब क्या होता है? डरमेंशिया बेसिकली एक सिंड्रोम है जिसमें मेमोरी लॉस एसोसिएटेड होती है, एक सिंड्रोम है जिसमें मेमोरी लॉस होती है, याददाश्त की कमी हो जाती है, याददाश्त, याद नहीं रहता, चीज़ें सही से याद नहीं रहती हैं, सोचने समझने की सलाहियत भी कमज़ोर हो जाती है, तो वो है आपका डरमेंशिया। ठीक है। अब ये जितने भी जैसे आपकी फंक्शंस हैं, मेमोरी हो गया, ठीक है, नहीं, मेमोरी हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड होती, मतलब ये जो जितने भी ये जितने भी आपके क्या कह सकते हैं फंक्शंस हैं, मेमोरी हो गया आपकी, ठीक है, आपका कन्फ्यूजन्स हो गए, ये सारा चीज़ें जो रिलेटेड है वो एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड है। मतलब एसिटाइल कोलिन जो है मेमोरी को, कन्फ्यूजन, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। एट्रोपिन क्योंकि एसिटाइल कोलिन को कम कर देता है बाय बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स। जब एसिटाइल कोलिन जो है रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं करेगा, जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं करेगा तो इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसकी वजह से जो है मेमोरी जो है वो भी कमज़ोर होगी। आप समझ रहे हैं? तो जब मेमोरी ही कमज़ोर होगी तो इस वजह से एट्रोपिन नहीं दिया जाता। आपको समझ में आ रही है बात? देखो मैं फिर से समझाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो है डरमेंशिया। डरमेंशिया बेसिकली एक सिंड्रोम है जिससे मेमोरी लॉस हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। ये जो भी एट्रीब्यूट्स हैं ह्यूमन बॉडी की, ये कंट्रोल करता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जब भी एसिटाइल कोलिन जो है रिसेप्टर से बाइंड करता है तो याददाश्त पैदा होती है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन की जो एट्रीब्यूट है मेमोरी की वो पैदा होती है। अब एट्रोपिन जो है इस एसिटाइल कोलिन का इस रिसेप्टर से बाइंड होने नहीं देता, तो एसिटाइल कोलिन जो उसके मेमोरी वाले रिसेप्टर से बाइंड नहीं होंगे तो मेमोरी लॉस होना है, कन्फ्यूजन होना है, हेलुसिनेशन भी होता है। तो एक तो एल्डरली जो है वो पहले से डरमेंशिया से सफ़र कर रहे हैं, ऊपर से एट्रोपिन बढ़ाकर एसिटाइल कोलिन छोटी थोड़ी बहुत एसिटाइल कोलिन जो बाइंड कर रहा था उसको भी हमने रोक दिया, तो डरमेंशिया की केस में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और सबसे आखिरी में जो है ये है आपका बेलाडोना। ये बेलाडोना का पौधा है, इस, ठीक है, जो एट्रोपिन जो है ये एक बेलाडोना एल्कोलॉइड है, ठीक है, यानी कि इसके ये बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना के एक्सट्रैक्ट से निकाला जाता है। अब किसी पेशेंट को, किसी मरीज को एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से एलर्जी, यानी इस प्लांट से एलर्जी है, तो उसको एट्रोपिन से भी एलर्जी होगी, तो इसलिए एट्रोपा बेलाडोना एलर्जी, एट्रोपा बेलाडोना इनसेंसिटिविटी में भी इसको हम नहीं देते। तो ये आपके कुछ छोटे थोड़े से 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। जैसे सबसे पहले ग्लूकोमा है, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जिसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, ग्लूकोमा वर्स हो सकता है। दूसरा है आपका
वही चीज़। दूसरा आपका बेंजाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लास है, जिसमें यूरिनरी टेंशन इंक्रीज हो सकता है। पैरालिटिक इलियस में भी मोटिलिटी कम होगी, वर्सन हो जाएगा। ट्रैकियारिथमिया में कंडक्शन बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। जनरल अगर फीवर है तो स्वेटिंग कम, हाइपोथर्मिया। और एल्डरली में भी हम डरमेंशिया के कन्फ्यूजन, एजिटेशन, मेमोरी हेलुसिनेशंस में हम नहीं देते हैं। तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में हमने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं अपने अगले ड्रग के बारे में, जो कि है स्कोपोलामीन। तो स्कोपोलामीन ड्रग शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप सबको मैं क्लासिफिकेशन एक बार एंटी मुस्कैनिक ड्रग्स की या फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की हम रिवाइज करा देते हैं। मैं एक नई स्लाइड यहाँ पे लेता हूँ। नई स्लाइड, ये क्या है? हाँ, ये लो, ये मैंने एक नई साइट ले ली है। ये देखो, ये जो आपके एंटी मुस्कैनिक ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या फिर सोर्स ऑब्टेन, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि हमने ये कहाँ से निकाला है। तो सबसे पहली कैटेगरी है आपकी नेचुरल, दूसरी कैटेगरी है आपकी सेमी सिंथेटिक, और तीसरी कैटेगरी है आपकी सिंथेटिक। अब ध्यान सुनना, जो नेचुरल में आपके आता है एट्रोपिन, जिसके बारे में हमने भी पढ़ा, और स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन को हम हायोसिन भी कहते हैं। इसको हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, एपी, एंटी मुस्काइन ड्रग नेचुरल, एपी। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सेमी सिंथेटिक की, तो सेमी सिंथेटिक में आपका आता है होमाट्रोपिन, प्रोपेंथलीन, टायोट्रोपियम, ब्रोमाइड, और हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेमी सिंथेटिक में होमाट्रोपिन, प्रोपेंथलीन, ट्रायोट्रोपियम ब्रोमाइड, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको भी एक निमोनिक बनाया, इसके लिए सिंपल है, एच स्क्वायर पी टी, एच स्क्वायर पी टी। एच से होमाट्रोपिन, दूसरा एच से हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, पी से प्रोपेंथलीन, और टी से टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है। अब सिंथेटिक सिंथेटिक में आपके आते हैं पायरेंजीपाइन, आइसोप्रोपामाइड ब्रोमाइड, आइसोप्रोपामाइड ब्रोमाइड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बी आर फॉर ब्रोमाइड, आइसोप्रोपामाइड ब्रोमाइड, ऑक्सीफिनोनियम, 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 डाइसाइक्लोमीन, 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 और ट्राईहेक्साइल फिनाइनिडील, या ट्राईहेक्साइल फिनाइनिडील। और एक और है ट्रोपिकामाइड, ट्रोपिकामाइड। ये आपके सिंथेटिक्स हैं, ये सारे जितने भी हैं सिंथेटिक हैं। नेचुरल, जो नेचुरल ऑब्टेन है, सेमी थिन सिंथेटिक मतलब मिक्स, थोड़ा नेचुरल थोड़ा सिंथेटिक, और 100% सिंथेटिक। पायरेंसिपाइन, आइसोप्रोपामाइड ब्रोमाइड, ऑक्सीफिनोनियम, डाइसाइक्लोमीन, ट्राईहेक्साइलफेनाइल, ट्रोपिकामाइड, ट्रोपिकामाइड। ओके, ट्रोपिकामाइड। इसके लिए भी एक निमोनिक या फिर एक फॉर्मूला तैयार किया है, वो है
PODTT, PODTT, P से पायरेंजीपाइन, I से आइसोप्रोपामाइड ब्रोमाइड, O से ऑक्सीफिनोनियम, D से डाइसाइक्लोमीन, T से ट्राइहेक्साफेनोलिन और T से ट्रोपिकाम। तो ये एंटी मुस्काइन ड्रग से क्लासिफिकेशंस हो गई जिसको मैंने आपको रिवाइज करा दिया। इसमें याद रखने की बात यह है कि जो ट्रोपिकामाइड है इसका इस्तेमाल हमने आई में इस्तेमाल किया था एज यूवीवाइटिस में, यूवीवाइटिस में हमने करा था, फंडस एग्जामिनेशन साइक्लोप्लेजिया में इस्तेमाल किया था। और जो आपका ये है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये रहा, और ये जो आपका टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, इसका हमने इस्तेमाल COPD में किया था। ठीक है, अब आते हैं हम, ये देखिए मैंने क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर रखी है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, नेचुरल एट्रोपिन है, स्कोपोलामीन है, सेमी सिंथेटिक में होमाट्रोपिन, प्रोपेंथेलिन, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और सिंथेटिक में पायरेंजीपाइन, आइसोप्रोपामाइड, ऑक्सीफिनोनियम डाइसाइक्लोमीन, ट्राइहेक्साफेनोलिन, टेलेंजीपाइन, ट्रोपिकामाइड। जी, तो आई में इंडिकेशन देखते हैं। अब देखो एट्रोपिन जो है, आई एट्रोपिन के लिए आई का इंडिकेशन क्या था, माइड्रियासिस कॉज करता था। लेकिन जो स्कोपोलामीन है ये भी माइड्रियासिस कॉज करेगी आई में, लेकिन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। स्कोपोलामीन जो है आई में माइड्रियासिस कॉज करेगी लेकिन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। एट्रोपिन से ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आई में ये माइड्रियासिस कॉज करेगी। हार्ट में देखते हैं, हार्ट में ऑब्वियसली जो एट्रोपिन है हार्ट रेट इंक्रीज करता है, टैकीकार्डिया कॉज करता है, तो ये भी जो है सिमिलरली इफेक्ट शो करेगी स्कोपोलामीन भी। लंग्स में जब बात करते हैं यानी कि रेस्पिरेटरी की बात करते हैं तो इसमें एक्शन सेम है, एट्रोपिन का सेम एक्शन एज दैट ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन की तरह ही सेम एक्शन होता है। जीआईटी में भी सेम एक्शन एज दैट ऑफ एट्रोपिन, सेम एक्शन एज दैट ऑफ एट्रोपिन, वो जीआईटी की मोटिलिटी को ये कम करेगा। सीएनएस में बात करते हैं तो एज अ डिप्रेसेंट, जैसे एट्रोपिन भी सीएनएस में डिप्रेसेंट होता है, सीएनएस के फंक्शंस को कम करता है, वैसे ही स्कोपोलामीन भी, इसको ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दूसरा कर लेता हूँ, वैसे ही स्कोपोलामीन भी सीएनएस डिप्रेसेंट होता है और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो भी ज़्यादा टाइम तक रहता है। अब सीएनएस में स्कोपोलामीन के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, अगर आपने स्कोपोलामीन जो है थेराप्यूटिक डोज में दिया है और दूसरा आपने ओवरडोज कर दिया है। अगर आपने स्कोपोलामीन को किसी पेशेंट में थेराप्यूटिक डोज में दिया है तो जो स्कोपोलामीन तो ये ड्राउजीनेस, फटीग कॉज करेगा। लेकिन वहीं अगर आपने स्कोपोलामीन का किसी पेशेंट के अंदर, किसी मरीज के अंदर ओवरडोज कर दिया, गलती से ओवरडोज कर दिया है, तो ये एक्साइटमेंट यानी कि ओवर एक्टिविटी ऑफ सीएनएस की ओवर एक्टिविटी को ही कॉज। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसा होता क्यों है कि ओवरडोज यानी हाई डोज में एक्साइटमेंट कॉज कर रहा है, थेरेप्यूटिक डोज में ड्राउजीनेस, ये दोनों बातें तो अपोजिट हैं, पर कहाँ ड्राउजीनेस और कहाँ एक्साइटमेंट, ये तो अपोजिट बात है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हाई डोज में, तो ओवरडोज में क्या होता है कि ऑल म्यूस्कैर्निक रिसेप्टर, फिर मेजोरिटी म्यूस्कैर्निक रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जो मेजोरिटी मुस्कानिक रिसेप्टर्स हैं, बहुत सारे मुस्कानिक रिसेप्टर हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे जो ब्रेन का कंट्रोल है वो टूट जाता है। ब्रेन का जो कंट्रोल है वो टूट जाता है, जबकि थेरेप्यूटिक डोज में ऐसा नहीं होता है। आप इसकी मिसाल इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी सिटी में ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। अब अगर
एक या दो या फिर तीन ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो गए, एक दो तीन ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो गए, तो उससे ट्रैफिक के इनकमिंग आउटकमिंग यानी आने जाने पे इतना डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन अगर पूरे शहर के ही सारे ट्रैफिक सिग्नल्स जो है बंद हो जाएंगे, तो शहर में अफरा तफरी मच जाएगी, जो जिधर से जाएगा उधर से आएगा, जो जिधर से जाएगा उधर से जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे होती है कि सीएनएस में ओवरडोज के चक्कर में सारे मुस्कान रिसेप्टर ब्लॉक हो गए, सारे ट्रैफिक लाइट बंद हो गए। तो उससे क्या है, ब्रेन कंट्रोल टूट गया है, अफरा तफरी मच गई है, इसलिए एक्साइटमेंट ओवर एक्टिविटी होती है सीएनएस की। जबकि थेरेप्यूटिक डोज में कुछ ट्रैफिक लाइट यानी कुछ मुस्काइन रिसेप्टर्स ही ब्लॉक हुए हैं, बाकी सब इंटैक्ट हैं, कुछ ही ब्लॉक हुए हैं, जिसकी वजह से ड्राउजीनेस और फटीग आती है, जो कि एट्रोपिन का फंक्शन है। तो और एट्रोपिन जो है वो सेम ड्रग है, मतलब सेम कैटेगरी ऑफ ड्रग है स्कोपोलामीन की तरह ही, या फिर स्कोपोलामीन भी एट्रोपिन की तरह ही सेम कैटेगरी ऑफ ड्रग है, तो उसकी वजह से सेम एक्शन दोनों का होगा। तो ये डिफरेंस है थेरेप्यूटिक डोज और ओवरडोज में, कि थेरेप्यूटिक डोज में स्कोपोलामीन ड्राउजीनेस और फटीग कॉज करता है, ओवरडोज में स्कोपोलामीन एक्साइटमेंट या ओवर एक्टिविटी ऑफ सीएनएस कॉज करता है। अगला चीज़ है सलाइवरी ग्लैंड। भाई सलाइवरी ग्लैंड में भी सेम ही चीज़ है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन जैसे एट्रोपिन जो है डिक्रीज करता था, वैसे ही स्कोपोलामीन भी ग्लैंडुलर सिक्रेशंस जो है डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपका स्कोपोलामीन आ गया, टर्शरी अमाइन बता दिया, और नेचुरली अकरिंग बेलाडोना एल्कोलॉइड, ये भी बेलाडोना प्लांट से ही निकाला जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को बेलाडोना प्लांट से एलर्जी है तो उसको भी स्कोपोलामीन नहीं देते। सीएनएस में स्ट्रॉन्ग डिप्रेसेंट है, एट्रोपिन से ज़्यादा तगड़ा डिप्रेसेंट होता है, ड्राउजीनेस है ना, एमनीसिया फटीग ये सब इसमें कॉज करता है। और अगर हाई डोज हो गई तो एक्साइटमेंट कॉज करेगा। हाँ जी, तो अगर हाई डोज हो गई तो एक्साइटमेंट कॉज करेगा। आई में माइड्रियासिस, हार्ट में वो सिमिलर ब्रोंकोडायलेशन करेगा, रेस्पिरेटरी में सिक्रेशन डिक्रीज, और जीआईटी में स्ट्रॉन्ग एंटी स्पाज्मोटिक मोटिलिटी कम करेगा। एंटी एमेटिक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है बाय वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस का एट्रोपिन ने बताया था कि वेस्टिबुलर अपरेटस से जो ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं वो वाया मुस्काइन रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन लेके जाता है, और एट्रोपिन जो है एंटीकोलिनर्जिक है, यानी कि मुस्काइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, एसिटाइल कोलिन को जुड़ने देगा। तो इस तरीके से वो एंटी एमेटिक उल्टी जो है उसको रोकता है। थेरापेटिक यूज़ की बात करते हैं तो मोशन सिकनेस में काम करता है, इसका जो मैकेनिज्म है वो भी सेम एज दैट ऑफ एट्रोपिन है, मैकेनिज्म सेम एज दैट ऑफ एट्रोपिन। वही हमारे इनर ईयर में वेस्टिबुलर अपरेटस होता है, वो सिग्नल भेजता है आपके वॉमिट सेंटर में, एट्रोपिन जो है उस सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे मोशन सिकनेस यानी नॉसिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ये सारे सिम्टम्स नहीं होते हैं। एज अ प्री एनेस्थेटिक स्कोपोलामीन भी एट्रोपिन की तरह ही प्री एनेस्थेटिक के प्री एनेस्थेटिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये सलाइवेशंस को कम करता है, सिक्रीशंस को कम कर देता है, और सेडेशन इफेक्ट शो करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सलाइवेशन डिक्रीज करता है, सलाइवेशन डिक्रीजेस सिक्रीशंस डिक्रीजेस, और सेडेटिव इफेक्ट शो करता है, और सेडेटिव इफेक्ट ये शो करता है। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना है कि अगर आपने ये ज़्यादा दे दिया, स्कोपोलामीन ज़्यादा दे दिया, स्कोपोलामीन हाई डोज आपने दे दी, तो इससे जो होगा एमनीसिया हो सकता है। एमनीसिया क्या होता है, एमनीसिया क्या होता है, मेमोरी का लॉस, पार्शियल या कंप्लीट मेमोरी लॉस। एमनीसिया मतलब होता है पार्शियल या फिर कंप्लीट मेमोरी लॉस, इसे कहते हैं एमनीसिया।
क्यों एमिनी से रखता है? क्योंकि मेमोरी के लिए एसिटाइलकोलिन की जरूरत पड़ती है और एट्रोपिन जो है एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। एसिटाइलकोलिन जो है रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाता है, जिससे पार्शियल या कंप्लीट मेमोरी लॉस हो जाता है। दूसरा है ऑप्थेल्मोलॉजी में, ये लॉन्गर इफेक्ट शो करता है, यानी ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आई से रिलेटेड ये लॉन्गर इफेक्ट शो करता है। आई में पहले ही बता दिया, लॉन्गर इफेक्ट शो करेगा एज दैट ऑफ एट्रोपिन, कि एट्रोपिन की तरह ही आई में भी लॉन्गर इफेक्ट शो करेगा। और एंटी स्पाज्मोटिक भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये लेस कॉमन है, लेस कॉमन, आजकल कम इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ एंटी स्पाज्मोटिक। जो स्पाज्म होता है, जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन कह लो, ठीक है, जो इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, उसको भी ये इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इसमें हम नहीं करते हैं। पार्किनिज्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। थेरेप्यूटिक यूज हो गई मोशन सिकनेस, एनेस्थेसिया में सेडेशन कम है ना, ऑप्थेल्मोलॉजी माइड्रेसेस में साइटोप्लेजिया रिफ्लेक्शन लॉन्ग एक्टिंग होती है, एंटी स्पाज्मोटिक में, ठीक है, और ड्रग इंड्यूस्ड पार्किनिज्म में भी ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब कम रेयरली इस्तेमाल होता है। चलिए अब अगली ड्रग की हम बात करते हैं, जो कि है आपके पायरेनज़ेपाइन और टेलेंजिपाइन। ये पायरेनज़ेपाइन और टेलेंजिपाइन जो है दोनों ही सिंथेटिक हैं। लेट मी चेंज द कलर, ये दोनों ही वाइट ले लेता हूँ, ये दोनों ही सिंथेटिक हैं, ठीक है, ये दोनों ही सिंथेटिक हैं और दोनों M1 रिसेप्टर पे ऐड करते हैं स्पेसिफिकली। एट्रोपिन सभी रिसेप्टर, स्कोपोलामिन सभी रिसेप्टर, लेकिन पायरेनज़ेपाइन और टेलेंजिपाइन जो है M1 रिसेप्टर पे इस्तेमाल करते हैं। M1 रिसेप्टर आपके CNS और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मिलता है, पहले बता रखा है, ठीक है जी। जिसमें से जो जो ये टेलेंजिपाइन है, ये टेलेंजिपाइन जो है मोर सिलेक्टिव है। जिसमें ये जो टेलेंजिपाइन है ये शो करता है मोर सिलेक्टिविटी टुवर्ड्स M1। तो टेलेंजिपाइन ये शो करता है मोर सिलेक्टिविटी टुवर्ड्स M1, M1 के लिए ज़्यादा सिलेक्टिव होता है, ज़्यादा तगड़ा बाइंड करता है, ज़्यादा जल्दी बाइंड करता है एज कम्पेयर टू पायरेनज़ेपाइन। फार्माकोलॉजिकल यूज़ की हम बात करते हैं, तो फार्माकोलॉजिकल यूज़ में अगर हम बात करते हैं तो ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को ये कम करता है, डिक्रीज। एट्रोपिन भी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करता था, और ये भी जो पायरेनज़ेपाइन टेलेंजिपाइन है, ये भी गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करते हैं एट्रोपिन के तरह ही। लेकिन ये जो कि सिर्फ M1 रिसेप्टर बाइंड करता है और टेलेंजिपाइन ज़्यादा सिक्रीशन कम करता है, क्योंकि ज़्यादा इसकी सेलेक्टिविटी है M1 के लिए। दूसरा GIT की हम बात करते हैं, तो GIT में भी ये मिनिमम इफेक्ट शो करते हैं, ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं करते, क्योंकि GIT में मेनली M3 रिसेप्टर्स होते हैं। GIT में मेनली M3 रिसेप्टर्स होते हैं, और जो पायरेनज़ेपाइन टेलेंजिपाइन है ये M1 रिसेप्टर के लिए सेंसिटिव होते हैं, M1 रिसेप्टर को ही M1 रिसेप्टर से ही बाइंड करते हैं, तो इसमें ये मिनिमल इफेक्ट शो करेगा, ज़्यादा अच्छा खासा इफेक्ट शो नहीं करते हैं। और CNS में भी ये मिनिमल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो वही है, अदर मुस्कानिक ड्रग्स में पायरेनज़ेपाइन टेलेंजिपाइन सिलेक्टिव एंटी मुस्कानिक है, सिलेक्टिव फॉर M1 होता है, एंटी मुस्कानिक दिया। स्टमक में M1 रिसेप्टर गैस्ट्रिक ग्लैंड में सिक्रीशन कम करेंगे। बाकी GIT मोटिलिटी लिटिल इफेक्ट, हार्ट आई में ग्लैंड में मिनिमल इफेक्ट, क्योंकि हार्ट में M2 होता है ठीक है नहीं, हाई में भी M2 ग्लैंड्स M3, और CNS में भी मिनिमम इफेक्ट शो करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, ये जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, यानी CNS में एंटर कर सकते हैं, लेकिन तब भी ये वीक इफेक्ट शो करते हैं। इस्तेमाल किस केस में किया जाता है, थेरेप्यूटिक यूज का क्या है? अब चूंकि पायरेनज़ेपाइन जो है सिलेक्टिव M1 ब्लॉकर है, तो ये मेनली गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कम करेगा, यानी इसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो
मिनिमम होंगे। एट्रोपिन के सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, तो कि वो सारे रिसेप्टर्स में एक्ट करता है, M1 M2 M3 M4 M5 सभी रिसेप्टर्स में वो एक्ट करता है। लेकिन पायरेनजीपाइन जो है वो सिर्फ M1 ब्लॉकर्स है, यानी सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है हमारे स्टमक में उसको इनहिबिट करेगा और उसके सिक्रीशन को कम करेगा, जिसके साइड इफेक्ट्स जो होंगे मिनिमम होंगे। वही लिखा है, एट्रोपी नॉन सिलेक्टिव है, ब्लॉक्स M1 M2 M3 M4 सारे वाइड साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो पायरेनजीपाइन जो है पेप्टिक अल्सर्स, लेकिन अब बिल्कुल बंद कर दिया गया, अब इस्तेमाल नहीं होता। गैस्ट्रिक हाइपरटेंशन, टेलेंजीपाइन सेम एज पायरेनजीपाइन, लेकिन जो टेलेंजीपाइन है वो 10x 10 टाइम्स मोर पोटेंट है, ठीक है, 10 टाइम्स मोर पावरफुल है एज दैट ऑफ पायरेनजीपाइन, और इसका जो है लॉन्गर ड्यूरेशन होता है। और दूसरी तीसरी चीज इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो गर्ड में, गर्ड का मतलब होता है गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ईसोफेजियल गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, ये है गर्ड, गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl, ईसोफेजियल मतलब अपना ईसोफेगस जो है, रिफ्लेक्स यानी कि वापस आना डिजीज, यानी इस डिजीज में जो अपने स्टमक का जो एसिड है वो ईसोफेगस में वापस आता है। डायग्राम देखो कितना बेहतरीन डायग्राम बना हुआ है कि ये आपके स्टमक में HCl है, एसिड है, ये नॉर्मल कंडीशन में हेल्दी स्टमक में ये अंदर ही रहता है, लेकिन गर्ड में क्या होता है, ये ईसोफेगस में आ जाता है। क्यों आ जाता है, जो आपका लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर होता है, लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर होता है। अब देखो जैसे ही अपनी ईसोफेगस आ गई, ठीक है, ये माउथ है अपना, ये माउथ से ईसोफेगस है, और ये आ गया आपका स्टमक। इस पर यहाँ पे एक स्पिंचर होता है, यानी दरवाजा होता है, जो कि ये जितना भी आपका HCl है, जितना भी ये एसिड है, ये ईसोफेगस में ना आ पाए। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये जो दरवाज़ा है, जो स्पिंटर है, ये वीक पड़ जाता है, इसकी मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो HCl जो है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ से लीक करके अपने ईसोफेजियल लाइनिंग में आ जाता है। तो इसी कंडीशन को हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं। इसमें जो पायरेनजीपाइन या फिर टेरेनजीपाइन दोनों जो हैं, ये जो पायरेनजीपाइन और टेलेंजीपाइन ये दोनों जो होते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड, ये गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं इसको, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस जो हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस जो हैं, इनको डिक्रीज कर देता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को ये कम कर देता है। जब सिक्रीशन से कम होंगे, जब एसिड से कम होगा, तो ये ऊपर कम जाएगा। इसके मैं बाकायदा आपको सिम्टम्स भी बता देता हूँ। सिम्टम्स में बेसिकली क्या होता है, एक जलन मचती है, ठीक है, आपके इसोफेजियल लाइनिंग में जलन मचेगी, खट्टी डकार वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं आजकल हम कौन से ड्रग इस्तेमाल करते हैं इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, इस कंडीशन को सही करने के लिए हम टेरेंजीपाइन पायरेनजीपाइन इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम आजकल इससे बेहतर ड्रग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले चीज़ हम लेते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है, हम लेते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटी एसिड्स, H2 ब्लॉकर्स, H2 ब्लॉकर जैसे फैमोटिडीन, इसके बारे में हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। H2 ब्लॉकर्स, एंटी एसिड्स, पीपीआईज कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, और हम एंटी हिस्टामिन्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कम हो। काम ये वही करते हैं जो पायरेनजीपाइन कर रहा है, लेकिन थोड़ा साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए, बॉडी को नुकसान थोड़ा कम हो, इसलिए हम पायरेनजीपाइन टेरेंजीपाइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एब्सोल्यूट हो चुका है। खाली एडजंट इस्तेमाल किया जाता है, सहायक के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड ओनली एज अ एडजंट, बल्कि इसके बाद, ठीक है। और इसके अलावा पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटी एसिड, H2 ब्लॉकर्स, एंटी हिस्टामिन्स इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, आज कला मेरा थोड़ा ख़राब तो चल रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। चलिए, अब जो एंड द लास्ट ड्रग, जो आज की लेक्चर की बिल्कुल लास्ट ड्रग है, आखिरी ड्रग है, वो है डाईसाइक्लोमीन। डाईसाइक्लोमीन पहले जिन दो ड्रग्स पढ़े उसके तरह ही सिंथेटिक है। डाईसाइक्लोमीन भी जो है वो एक सिंथेटिक है, और ये M3 रिसेप्टर
सेंसिटिव है। पायरेनजीपाइन और टेलेनजीपाइन हम जो थे वो M1 रिसेप्टर सेंसिटिव थे, ये M3 रिसेप्टर सेंसिटिव हैं। और M3 रिसेप्टर जो है बेसिकली हमारे GIT में, हमारे लंग्स के स्मूथ मसल्स में और ग्लैंड्स में होते हैं। तो ये इन सब की सिक्रेशन, इन सब की मोटिलिटी को ये डिक्रीज करेगा। इंडिकेशन वही सेम है, सलाइवरी ग्लैंड है ये, सिक्रीशन डिक्रीजेस, सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कम करेगा, GIT की भी सिक्रीशन कम करेगा, मोटिलिटी भी कम करेगा। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की हम बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें बेसिकली बाइलियरी कोलिक या फिर रीनल कोलिक, कोलिक का मतलब मैंने पता रखा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं, उसको भी कम करेगा, स्मूथ मसल रिलैक्स करेगा, M3 रिसेप्टर एक्टिव। ब्रेन में जो है ये माइल्ड सेडेशन कॉज करता है, ज़्यादा असरदायक नहीं होता है, माइल्ड सेडेशंस। तो ये डाइसाइक्लोमीन आ गया, सिंथेटिक एंटीमोसाइड ड्रग है, एंटी स्पास्मोटिक प्लस वीक लोकल एनेस्थेटिक है, M3 रिसेप्टर पे मेनली एक्ट करता है। बता दिया, GIT मस्कुलर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, स्पाज्म रिलैक्स स्मूथ मसल, बाइलियरी यूनिट्राई में रीनल कोलिक, माइल्ड सेडेशन और सिक्रीशन भी कम करता है, लेकिन नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज एट्रोपिन। जैसे एट्रोपिन है वैसा इस्तेमाल, इतना स्ट्रॉन्ग इसका इस्तेमाल नहीं है। थेरापेटिक यूज में इसका इस्तेमाल होता है IBS में। IBS कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स। इसमें बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीजेस होते हैं। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ डिजीजेस। बाउल का मतलब होता है इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन से ग्रुप ऑफ डिजीज। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जो इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, मतलब स्ट्रक्चरली जो इंटेस्टाइन है, बनावट के तौर पे स्ट्रक्चरली इंटेस्टाइन नॉर्मल है, लेकिन फंक्शनली ये एबनॉर्मल हो जाती है। क्या मतलब कहने का, मेरा मतलब यह है कहने का, फंक्शनली और इंटेस्टाइन का फंक्शन है जो कॉन्ट्रैक्शन करके खाने को आगे बढ़ाने का फंक्शन जो इंटेस्टाइन का, उसमें दिक्कत हो जाती है, यानी फंक्शनली एबनॉर्मल हो जाती है, फंक्शनली ठीक नहीं होती है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, पेन, क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, ब्लोट, पेट में गैस हो जाना, ब्लोटिंग, किसी किसी में डायरिया, किसी किसी में कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें इसमें होती है। सॉरी। हाँ, तो इसमें क्या क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होता है, ब्लोटिंग हो सकती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर हम कोई दूसरे ड्रग्स की बात करें तो इसमें हम एंटी स्पास्मोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये जो आपका डाइसाइक्लोमीन है, ये IBS की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। IBS होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक ग्रुप ऑफ डिसीजेज होती है जिसमें इंटेस्टाइन जो स्ट्रक्चरली नॉर्मल रहती है लेकिन फंक्शनली एब्नॉर्मल हो जाती है, यानी इंटेस्टाइन की जो फंक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसमें एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। कोलिक्स की हम बात करते हैं, इन्फेंट वर्सेस एडल्ट। देखो, इन्फेंट कोलिक मतलब, इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड, लेस देन 6 मंथ, और कोलिक का मतलब तो पता ही है आपका, इंटेस्टिनल क्रैम्प्स। कोलिक का मतलब होता है इंटेस्टिनल क्रैम्प्स, ठीक है। तो अगर छोटे बच्चे में इंटेस्टिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं तो पहले दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता, साइड इफेक्ट्स के चक्कर में अब नहीं दिया जाता है, पहले दिया जाता था। और तब डायरिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल ये सिर्फ एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पेप्टिक अल्सर्स और डायरिया में भी इसका इस्तेमाल एज अ एडजंट के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपका थेरेप्यूटिक यूज आ गया। IBS में ड्रग ऑफ चॉइस है
इंटरस्टेशनल कोलिक, बाइलेटरल कोलिक, नीलिंग कोलिक, इन्फेंट कोलिक में भी कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्ट्रोवर्शन है। एपनिया का रिस्क हो सकता है, एपनिया का रिस्क हो सकता है। और पेप्टिक अल्सर डायरिया में एडजंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, थोड़ा फास्ट था ये, तो ये इसमें बेसिकली जो भी चीज़ें थी वो सब जो है पिछले लेक्चर से रिलेटेड थी, ठीक है। ज़्यादा कुछ ऐसा जिसमें कुछ समझाने का इसमें था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ जितना मुझे हो सकता है। अगर आप नए फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको पूरा समझ में आया हो। तो टिल देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगला लेक्चर आपको जल्दी मिलने वाला है जो कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स के होगा। नया टॉपिक है, वन शॉट में लेने वाला हूँ, जिसमें आप पूरा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, उसकी क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल यूज, इंडिकेशन, ये सब चीज़ें आप सीखने वाले हैं। टिल देन बाय।